Hello everyone, and today we'll start with our history, chapter 1, class 7, that is tracing changes through 1,000 years. Right, means we'll go through the changes which had occurred the last thousands of years. So firstly, it's the first chapter and it is basically talking about the things which have changed. तो सबसे पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए, इसमें हम सबसे पहले मैप्स के बारे में बात करेंगे. उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए जो 1000 ईयर का चेंजेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं. तो वो है 700 CE टू 1750 CE. अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स के चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसके अंडर में हम सबसे पहले बात करेंगे मैप मेकिंग के बारे में. पहली बात तो मैप क्या है. मैप आर द मेन सोर्सेज through which we can trace out the historical changes and context. Right? Means मैप हमारे पास एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू जो चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में वो हम उसको जज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. And the people who make maps are known as cartographers. We have already discussed about cartographers in a previous class also, and in this class also I'm again telling you the people who make maps are known as cartographers. Right? Then let us start. The first map जो जिसने बनाया था उनका नाम था अल इद्रिसी. जो अल इद्रिसी का मैप था वो काफी ऊटपटांग मैप था. जिन्होंने क्या किया था कि जो हमारा श्रीलंका है उसको इंडिया के ऊपर कर दिया था, और बहुत अजीब सा मैप था जिसमें हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है. और ये उन्होंने बनाया था 1154 CE में. एंड अल इद्रिसी जो थे वो एक आपके अरब जोग्राफर और कार्टोग्राफर थे. और इनके मैप में देखो जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो काफी अलग छोटा है, और उसके ऊपर टेनिस के बॉल के जैसे उन्होंने श्रीलंका रख दिया जो कि बहुत बड़ा है, हालांकि श्रीलंका इतना बड़ा नहीं है. ठीक है. और दूसरा मैप 1720 के अप्रॉक्स में बना था, एंड वो ये मैप बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के अकॉर्डिंग. और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट का आपका इंडिया का मैप है वो इस मैप से काफी मिलता जुलता है. यहाँ पे श्रीलंका की प्रॉपर पोजीशन है और श्रीलंका का साइज भी कम है, क्योंकि श्रीलंका रियलिटी में जो है वो बहुत छोटा कंट्री है. ठीक है. सो ये तो हो गई मैप की बात. नाउ लेट अस कम टू द टर्मिनोलॉजीज. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी का सीधे मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है जो वर्ड्स हम आज यूज करते हैं उनका मीनिंग उस टाइम सेम था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हिंदुस्तान वर्ड की, अगर आज हमसे कोई हिंदुस्तान बोलता है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं कि ही और शी इज टॉकिंग अबाउट आवर वेरी इंडिया, वो इंडिया के बारे में बात कर रहा है. बट अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो जो हिंदुस्तान टर्म था वो आपके मिनहाज ई सिराज ने कॉइन किया था. ही वॉज अ पर्शियन. कोई हिंदुस्तान बोलता है तो हम लोग क्या समझते हैं, ही और शी इज टॉकिंग अबाउट आवर इंडिया. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं था. जब मिडिवल टाइम पे जब मिनहाज ई सिराज ने ये वर्ड कॉइन किया था, उनके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड था इट वॉज यूज इन ज्योग्राफिकल कंटेस्ट इन द 13th सेंचुरी. उन्होंने ज्योग्राफिकल कंटेस्ट में यूज किया था और ये रेफर करता था एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. ठीक है. बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हम जब बोलते हैं हिंदुस्तान तो उसका मतलब होता है इंडिया. उस टाइम पर ये लैंड्स का एरियाज डिफाइन करता था और हमारे गंगा और यमुना के बीच के लैंड्स को डिस्क्राइब करता था. और इसी तरह से एक दूसरा वर्ड भी हम देख लेते हैं जिसको हम लोग आज के टर्म में कुछ और उस टाइम का मीनिंग कुछ और था. वो वर्ड है फॉरेनर. अगर आज हम फॉरेनर वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है विदेशी. मीन्स दोज पर्सन्स हु आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया. लेकिन जब ये वर्ड मिडिवल टाइम में यूज हुआ था उस टाइम इस वर्ड का मतलब काफी डिफरेंट था. आज के टाइम पे तो हम बोल देते हैं कि फॉरेनर मतलब हो गया परदेसी, लेकिन उस टाइम जब पर्शियन में ये वर्ड कॉइन किया गया था उस टाइम इस वर्ड का मतलब था अजनबी, जिसको हम जानते ना हो. उनका मतलब परदेसी विदेशियों से नहीं था, उनका मतलब था अजनबी, अननोन पर्सन, जिसको हम नहीं जानते हैं. राइट. नाउ रीजन इन एम्पायर. What happened in the starting? There was a broad historical development during the early medieval period.
राइट। बट देन द लेटर मिडवल में क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स होता है कि सत्ता का पावर किसके पास है। तो जो सत्ता का पावर था, मतलब जो हमारे गवर्निंग पावर्स थे वो हो गए थे आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास चले गए थे। और बिगिनिंग में देयर वाज अ राइज ऑफ पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच कंट्रोल एग्रीकल्चरल एंड ऑल। बट आफ्टर 13th सेंचुरी क्या हुआ कि जो आपके छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स होते थे वो एक साथ यूनाइट होकर उन्होंने क्या किया, अपने आवाज को उठाया, जिसको बोलते हैं ना अगेंस्ट में खड़े हो जाना, बिट्रे करना। तो दैट वाज द पार्ट दैट दे स्टूड टुगेदर यूनाइटेड एंड बिट्रेड, and later on the largest states like those of Cholas, Tughlaqs and Mughals rose which encompassed many regions. Encompass means होता है घेरना। उन्होंने बहुत सारे इस तरह के रीजन्स को घेर लिया था। और उसके बाद जो पैन रीजनल हमारे थे उनके में अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि पहली तो ये कि पीपल ऑफ ईच रीजन स्पोक देयर ओन लैंग्वेजेस। जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने देखा था पैन रीजनल एम्पायर्स में, उनका ये था कि सभी को अपने अपने नेटिव अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने का राइट था। और इन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में 1318 में हमारे जो पोएट थे आमिर खुसरो ने बताया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी। तो वो लैंग्वेजेस थी सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री साउथ कर्नाटका की है बेसिकली। और फिर तेलंगाना में यूज होती है, गुजारी गुजरात में, माबरी तमिलनाडु, गौरी बंगाल, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज भी बोली जाती है, एंड हिंदवी इन द एरिया ऑफ राउंड दिल्ली। ठीक है। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू खुसरो ओनली संस्कृत डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रीजन। जो संस्कृत थी वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन को नहीं बिलोंग करती थी। इट रिमेन्ड द लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये जो लैंग्वेज उन्होंने संस्कृत है उसको इन्होंने स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि ये लैंग्वेज किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है, ये स्पेशली फॉर ब्राह्मण्स है जो कि हमारे इंचांट करते थे, मंत्र पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे। ये लैंग्वेज उनके लिए बेसिकली बता दी उन्होंने। सेकेंडली क्या था, ईच रीजन हैड इट्स ओन रिलीजियस कल्ट्स एंड इवन एफिलिएशंस। हर एक रीजन के पास अपने कल्चर को फॉलो करने के राइट्स थे, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के राइट्स थे और एफिलिएशंस थे। थर्ड, there were considerable interaction and independence between these regions. जो रीजन्स थे पैन रीजनल एम्पायर्स, उनके आपस में मतलब भर का इंटरेक्शन था और इंटरडिपेंडेंस था। बट देन टू दे वर इंडिपेंडेंट। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं थे, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं डाल रहे थे, वो अंडरस्टैंडिंग से अपना काम कर रहे थे। फोर्थली, each region promoted its own art and culture and some promoted their own school of art. चौथा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पैन रीजनल एम्पायर का था वो ये था कि सभी रीजन अपने अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, अपने अपने स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट कर रहे थे। कोई एक दूसरे को ना रोक रहा था, ना ही किसी और के प्रमोशन में कुछ कर रहा था। ईच एंड एवरी वन वॉज कंसर्न विद देयर ओन रीजन, विद देयर ओन आर्ट ऑफ कल्चर एंड एवरीथिंग। मीन्स दे आर जब 13th सेंचुरी के बाद जब जो छोटे छोटे रीजन्स थे जब वो पावर में आए, जब वो उन्होंने बिट्रे किया और पावर में आए, क्योंकि इंटरनल वीकनेस देखो सब में होती है, कहीं ना कहीं लोग जब वो पता चल जाती हैं तो लोगों को पावर मिल जाता है कि हाँ इस कमजोरी का फायदा उठाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो यही उन लोगों के साथ भी हुआ, वो उन्होंने आवाज उठाई और वो अपने अपने इंडिपेंडेंट पैन रीजनल एम्पायर्स में स्टेबल हो गए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू आइडियाज, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। This was a period of great mobility and people traveled long distances. क्या हुआ था कि ये जो टाइम था मिडिवल पीरियड जो भी हमारा था, ये जो ट्रेसिंग 1000 years 700 CE to 1750 CE का जो पीरियड था, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस भी हुए। जैसे कि एक मेन इन्वेंशन जो हुआ था वो ये था कि पर्शियन व्हील का इन्वेंशन हुआ था पर्शिया में अराउंड 300 BCE में, राइट। तो द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन and the spinning of wheel in weaving and firearms in combat was some of the common example of developments जो इस टाइम पे हुए थे हमारे। एक तो हमारा पर्शियन व्हील था,
300 BC के अराउंड में। फिर एक स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हुआ वीविंग के लिए। फिर फेमाम का इन्वेंशन हुआ इन कॉम्बैट। ये सारे जो एडवांसमेंट, न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज थे, ये सारे हमारे इसी टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए। इसी के साथ साथ कुछ न्यू फूड्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे, लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, राइट। फिर क्या, द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद द माइग्रेंट्स हु आल्सो ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम। इसी के साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स थे, वो जो माइग्रेंट्स थे दूसरी जगह से यहाँ, जो माइग्रेंट्स थे जो दूसरी जगह से यहाँ आए थे, उनके साथ हमारे पास नए आइडियाज और नए क्रॉप्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स आ गई थी, राइट। तो इसी वजह से दिस पीरियड इज बेसिकली नोन फॉर इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कल्चर हो गया था। माइग्रेंट्स आ रहे थे, लोग बाहर से आ रहे थे, आकर यहाँ सेटल हो रहे थे। और जो लोग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो लोग आ रहे हैं वो सेम कल्चर फॉलो करते होंगे, या उनका इकोनॉमिक या उनका माइंड या पॉलिटिकल स्टेटस सेम होगा, या उनकी सोसाइटी सेम होगा। इट्स वेरीड अमाउंट ऑफ कल्चर और वेरीड अमाउंट ऑफ हर चीज में वेरिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि एंड हम लोगों ने इस टाइम पीरियड को एक चेंजमेंट का टाइम पीरियड भी माना था। पीपल ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स टू मेक देयर फॉर्च्यून। अपना भविष्य बनाने के लिए लोग बाहर भी जा रहे थे, कुछ लोग बाहर जा रहे थे, कुछ लोग बाहर से यहाँ आ रहे थे। इसी बीच हमारी कम्युनिटीज में भी कुछ चीजें हुई, जैसे कि राजपूत थे, जिनको हम राजपूत ही बोलते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कम्युनिटीज थी। were the groups, Rajputs were the prominent communities. These were the groups of warriors between the 8th and the 14th century. ये जो राजपूत थे वो वॉरियर्स का काम करते थे, जो सेना होती है हमारी, जो रूल आउट करते हैं, जो लीड आउट करते हैं, 8th और 14th सेंचुरी के बीच में थे। और इनको हम लोग क्षत्रिय बाय कास्ट मानते थे। दे इंक्लूडेड द रूलर्स, चीफटेन्स, सोल्जर्स, कमांडर्स serving in the armies of the different monarchs all over subcontinent. इनके पास अलग अलग पोजीशंस थी, बट जो भी पोजीशंस थी वो क्वाइट डिफाइंड नहीं थी। मतलब कहने का ये है कि पोजीशंस तो इनके पास थी, नो डाउट, लेकिन किसी पोजीशन को, एक पोजीशन जो होती है उसको उतना मिल रहा है, इतनी वैल्यू है या नहीं है, ये चीजें थोड़ी इस टाइम पर भी प्रॉब्लमैटिक थी। देन वहां पे जातीज का सिस्टम भी इंक्लूड हो गया इसी बीच। तो जातीज का जब सिस्टम आया तो जातीज हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ रूलिंग। क्या था कि दे फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू मैनेज देयर ओन पीपल। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द रेगुलेशंस, राइट। तो ये जो सब कास्ट थी जिनको जातीज हम बोल रहे हैं, इनका क्या हुआ, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और इनका हेड को बोलते थे हम लोग जाति पंचायत। जो असेंबली होती है, जिसको पंचायत में बेसिकली 5 लोग होते हैं, तो यहाँ से ये समझ लो कि पंचायत में 5 लोग होंगे, 5 या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और क्योंकि ये सब कास्ट यानी कि जाति की बात हो रही है, तो इनके हेड को, जो असेंबली ऑफ एल्डर्स थी, उसको हम लोग जाति पंचायत बोलने लगे थे। और यही लोग, ये लोग थे, ये वही असेंबली थी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स कराती थी। Jatis are bound to follow the rules of their villages. Villages constituted only one small unit of a state and were governed by chieftain. ठीक है? Then the subcontinent was divided into several regions and were ruled by empires of different dynasties. क्योंकि एक person का पूरा rule out करना, it was quite next to impossible. इसलिए इनको अलग-अलग उसमें chieftains के अंडर में दे दिया गया था and they were ruling that, right? Now religious traditions. This period witnessed major developments in old and new religions. The 3 main developments in religious traditions were: first, collective beliefs. Closely related है ये social and economic organization के of local communities के। मीन्स ये जो है कलेक्टिव बिलीव्स हैं, ये लोकल कम्युनिटीज के सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं। और इन्हीं रीजन्स और एम्पायर्स के राइज के साथ ये ग्रेट रीजनल टेम्पल भी बनवाए गए और सामने आए, जिसका मेजर एग्जांपल्स हैं, जिनके मेजर एग्जांपल्स हैं, एक है जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड शिवा टेम्पल इन तमिलनाडु। ठीक है। देन सेकेंड इज वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। मीन्स कि अभी तक हमने देखा कि 2 टेम्पल्स हमारे सबसे पहले सामने आए, वो थे एक जगन्नाथ भगवान जी का और दूसरा शिव टेम्पल, यानी कि
भगवान शिव जी का। नाउ न्यू डाइटीज की में जब हम बात करते हैं तो हम करते हैं कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की, और साथ में इनके आए विष्णु जी। सो राधा कृष्ण बिकेम अ पॉपुलर थीम एट दिस टाइम। एंड द थर्ड वन इज पर्सनल डाइटी। पर्सनल डाइटी में क्या हुआ कि जो भी मीन्स पीपल वर डायरेक्टली, पर्सनल डाइटीज में ये हुआ कि डिवोटीज जो भी थे वो विदाउट एनी एड वो प्रीस्ट और अपन को रीच कर सकते, मतलब टेम्पल में बहुत आसानी से जा सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे और अपने रिचुअल्स को इलेबोरेट कर सकते थे। इस टाइम पर सबसे ज्यादा इमर्जेंस मीन्स मेन इमर्जेंस थी वो थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स की, which stressed oneness with God through the personal devotion rather than rituals and sacrifices। जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन थीम थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की वो ये थी कि दे स्ट्रेस्ड वननेस विद गॉड, मतलब भगवान सब में है, सब भगवान एक ही हैं, इस चीज पे उन्होंने फोकस किया और उन्होंने रिचुअल्स के बजाय, सैक्रिफाइसेस के बजाय पर्सनल डिवोशन पे फोर्स दिया। पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि भगवान गुस्सा हो गए, ये इसको मार के चढ़ा दो, उसको मार के चढ़ा दो, इसको काट दो। दिस शुड नॉट बी डन। इसी के साथ साथ कुछ नए रिलीजन्स भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, जैसे जो मर्चेंट माइग्रेंट्स थे और जो लेटर रूलर्स हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने होली बुक यानी कि जो मुस्लिम्स की होली बुक है कुरान को इंडिया में फेमस किया, उसको लोगों तक पहुंचाया। देन गुरु नानक जी जो थे वन ऑफ द लीडिंग सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के, इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया। एंड देन अनदर वन पारसी और ज़ोरोएस्ट्रियंस रिलीजन फाउंड हुआ 8th सेंचुरी में और इसको अर्ली मिडिवल पीरियड में इंडिया में लाया गया था। और इसी तरह से हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स आ गए, डिफरेंट कल्चर्स को लोग फॉलो करने लगे। इंडिया, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, देन टू इंडिया इज सेड टू बी मोस्ट यूनाइटेड वन। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक में ये लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया एंड इट इज लिटरली अ ट्रुथ। Now our next topic is sources of information. Sources of information is basically divided into two, that is primary and secondary. These are further divided into literary sources and archaeological sources. Literary sources are primary sources और इनके अंडर में आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन और टाइप्ड रिकॉर्ड और अ स्टोरी, राइट। तो एट दैट टाइम प्रिंटिंग का इतना कोई ज्यादा सीन नहीं था, तो जो लोग हैंड रिटन कॉपीज बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट की उनको बोलते थे स्क्राइब। और कुछ लोग क्या करते थे कि अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए रीडर्स के लिए वो क्या करते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज करते थे, डेकोरेटेड इनिशियल्स होते थे ऑथर के, बॉर्डर्स होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट में। तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जहाँ जिसमें डेकोरेशन होता था, अपीलिंग लगते थे, उनको हम लोग बोलते थे इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट। और जहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता था उसको बोलते थे आर्काइव, राइट। देन सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर, पहला है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का, जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो 13th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे वो थे मिन्हाज-ए-सिराज। देन 14th सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर थे ही वॉज जैवुद्दीन बरानी और इन्होंने क्रॉनिकल लिखा था तारिके फिरोज सशी और ये लिखा गया था 1356 में। इसी का 2 साल बाद एक और नया वर्जन आया था एंड बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1971। और कुछ और क्रॉनिकल्स थे जो इस पीरियड में थे, लिखे गए थे, एंड दैट वाज रजत रागिनी बाय कल्हाना एंड तुज़ुक मुबारक शाही बाय यहाना बिन अहमद सिरिंदी एक्सेट्रा। Then next is historiography. The body of historical work on a specialized topic is known as historiography.
किसी भी हिस्टोरिकल वर्क की बॉडी पे स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे वर्क करने को बोलते थे हिस्टीरियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल अकबरनामा बाय अब्दुल फाजल, किताबुर रहला बाय इब्न बतूता। Ibn Battuta was Arab traveler and adventurer. Then next is autobiographies and biographies. The autobiography of Firoz Shah Tughlaq was known as Futuhat-e-Firoz Shahi, और ये एक ब्रीफ समरी देता है उनके मिलिट्री कैंपेन के बारे में, राइट। अदर ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनमें से एक है बाबरनामा बाय मुगल एम्परर बाबर। देन तुजुक ए जहानीरी बाय मुगल एम्परर जहांगीर। देन कुछ हमारी बायोग्राफीज भी हैं। बायोग्राफी फर्स्ट इज हुमायूनामा बाय गुलबदन बेगम। देन अकबरनामा बाय अब्दुल फाजल, ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, मे बी यू पीपल गेट कंफ्यूज। देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है जो इंसान खुद लिखता है, मीन्स सपोज इफ आई वांट टू राइट समथिंग अबाउट माय लाइफ या इफ आई वांट टू राइट अ बुक ऑन माई सेल्फ, तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर मेरे ही लाइफ के बारे में कोई सेकेंड पर्सन लिखने बैठा है, मीन्स समवन एल्स इज राइटिंग अबाउट माई लाइफ, तो इसको बोलते हैं बायोग्राफी। ओके, देन अदर सोर्सेज में आता है कि ये इंक्लूड करते हैं ट्रैवलॉग्स लाइक दोज ऑफ मार्को पोलो, Abdul Razzaq's account of Vijayanagar rulers, eyewitness accounts of meetings between local rulers and raiders, poetic compositions such as Noor Shafir in the reign of Mubarak Shah Khilji and many other works. अब आता है हमारा सेकेंड, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर में आता है मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, so let us discuss this also. Monuments क्या होता है? Monuments of this period are varied and many. इस टाइम पे जो monuments basically थे वो थे mosque, जामा मस्जिद, forts में आया था रेड फोर्ट एट दिल्ली, and numerous other temples भी थे like जैसलमेर में जैसलमेर, palaces at जैसलमेर, then tombs and pillars like कुतुब मीनार and many other. देन इंस्क्रिप्शंस की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स इस टाइम इसलिए था ताकि जो आगे के टाइम पर लोगों को ये पता रहे कि ये कॉइन किसके टाइम पर चलता था। जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे इस्लामिक रूलर्स के, उनके ऊपर ना तो किसी रूलर की फोटो होती थी और ना ही किसी एनिमल की फोटो होती थी, क्योंकि ये इस्लाम में फॉरबिड है। देन जो कॉइन्स थे उसमें भी सिर्फ किंग का नाम होता था, फोटो नहीं होती थी, राइट। द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड अस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये हमको ऑथेंटिक यानी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन देता था, जो ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन थी उसको वो हमें पता चलती थी इन कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, क्योंकि इट यूज्ड टू कंटेन डेट्स। आर्टिफैक्ट्स में क्या था कि बेसिकली पर्शियन एंड इंडियंस आर्टिस्ट जो थे उनकी क्रिएटिव स्किल्स को दर्शाया जाता था कि वो कितने क्रिएटिव थे। और इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं कि द एम्बेलिश्ड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस ज्वेल्स। एम्बेलिश्ड मीन्स होता है सजा हुआ, जो एक्स्ट्रा स्टोन्स वगैरह से हमारी ज्वेलरी को सजा देते हैं, प्रीशियस बना देते हैं, उसी को बोलते हैं एम्बेलिश्ड, ठीक है। द पिकॉक थ्रोन, मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टस्क ऑफ एनिमल्स सच एज एलिफेंट डिपिक्टिंग लॉर्ड बुद्धा, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ये सारी चीजें शो ऑफ करके ये पता चलता था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, इस एंशिएंट टाइम पे, ये जो 1000 इयर्स है 700 CE टू 1750 CE का जो टाइम पीरियड है, उस बीच जो रूलर्स थे उनके टाइम पर जो आर्टिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, वो कितने क्रिएटिव थे, कैसी स्किल्स थी क्रिएशन की उनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सो हियर योर चैप्टर एंड्स, एंड आई होप कि हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन like, subscribe and share the video, and thank you for watching it. Thank you and have a very nice day.